हर एक क्लास की प्लेलिस्ट मौजूद है, तो उसको आप अटेम्प्ट करिए, ज़रूर से आपको इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक बात जो मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई ये मत सोचना कि इस 239 क्लासेस में से आप ये देखो कि किस थंबनेल पर आपको एलयू लिखा हुआ मिलता है या नेशनल पीजी लिखा हुआ मिलता है, आप सिर्फ वही क्लास करो। ऐसा नहीं करना है बॉस। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ये 239 की 239 क्लासेस आपको करनी है, और ये सारी क्लासेस आप अटेम्प्ट तो करो, एक बार पढ़ो तो, मेहनत तो करो, टाइम तो दो बॉस। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम जिस दिन होगा ना, मज़ा आ जाएगी आपको। आपको लगेगा कितना इजी था, बट वो इजी तब लगेगा जब आप सारी की सारे सब्जेक्ट की वो सारी की सारी क्लास जो लगी हुई हैं प्लेलिस्ट में एक तरफ़ा अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी ई बुक तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, कमर्शियल मैथ्स, कंप्यूटर के वन लीनियर और करंट अफेयर्स का भी जो ई बुक है वो इसमें आपको दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और कम समय में आप हर एक रीजनिंग का पैटर्न कवर कर लोगे, हर एक मेंटल एप्टीट्यूड का पैटर्न कवर कर लोगे, और कंप्यूटर भी वन लीनियर कवर हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है हमने ई बुक बना रखी है, तो बहुत यूज़फुल आपके लिए होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी हम आपकी जैसी मर्जी हो वो आप करिएगा। दोनों ही ऑप्शंस मैंने फ्री वाला भी बताया और पेड वाला भी बता दिया। अ पर्सन हु रिजर्व्स देमसेल्फ, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंग्लिश का आया था। अ पर्सन हु रिजर्व्स देमसेल्फ, उसे हम क्या कहते हैं? तो एक इम्पोर्टेंट, वाइज, क्लेवर, इंट्रोवर्ट, इसमें इंट्रोवर्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। इंट्रोवर्ट वो होता है जो अपने आप में रिजर्व रहता है, चीज़ों को बोलता नहीं है, किसी के सामने रखता नहीं है, उसके अंदर होती हैं चीज़ें, बट ही और शी कैन नॉट रिएक्ट एट दैट टाइम, ही और शी कैन नॉट एक्सप्रेस एट दैट टाइम, वो यहाँ पे कहलाता है इंट्रोवर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिव डिज़ायर फॉर स्टीलिंग, मतलब चोरी करने की जो डिज़ायर होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो स्टीलोमैनिया, थेफ्टोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया या फिर ऑल। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे चले जाएंगे थेफ्टोमैनिया के साथ, कुछ स्टूडेंट चले जाएंगे ऑल के साथ, बट करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा क्लेप्टोमैनिया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे भी आने वाले दिनों में पूछा जा सकता है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। अभी जीके के भी कुछ हैं, डोंट वरी। ओके, तो वन हु टॉक्स वेरी मच, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसे क्या कहते हैं? टॉकेटिव, लोकेशियस, रेटिसेंट, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टॉकेटिव तो होता ही है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बट लोकेशियस भी होता है। लोकेशियस इज़ अ वेरी गुड वर्ड, जो पूछा जाता है, जो कि बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा बातें करे, खुल के बातें करे, उसे हम कहते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर हेयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, जो खुद से बातें करे उसे क्या बोलते हैं? वन हु टॉक्स टू वन सेल्फ, उसे क्या बोलते हैं? तो जो खुद से बात करता है उसे हम कहते हैं सॉलिलॉकी। ठीक है, सॉलिलॉकी। स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि समटाइम्स आपसे जो स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें से किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, वो बताइए। सोमनैम्बुलिस्ट भी आपको याद रखना है, जो नींद में चलता है उसे हम कहते हैं सोमनैम्बुलिस्ट। ओके, और यहाँ पे एक आपसे पूछा गया था एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट का डिफरेंस। तो एक्सपेक्ट क्या होता है? आप बोलोगे कि एक्सपेक्ट होता है, एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, और एक्सेप्ट आप एक्सेप्टेंस अलग होता है। ठीक है, एक्सेप्ट आप किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हो, समझ सकते होगे वेरी 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 क्लियरली, है ना, बहुत अच्छे से। तो जब प्रपोजल एक्सेप्ट या प्रपोज करते हो, वो होता है आपका एक्सेप्ट वाला चीज़। लेकिन एक्सपेक्ट आपका वो होता है जब आप किसी से सोचते हो कि यार मेरे को वो चीज़ बोली जाए, या आप सोचते हो कि जो आपकी फादर साहब हैं, वो आपको कुछ ज़्यादा पैसे दें, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके फादर साहब आपको कुछ ज़्यादा पैसे दें, और फिर जब आपको अगर कम पैसे भी मिलते हैं तो आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो। आई होप ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ये कुछ सीईओ मैंने आपके सामने रखे हैं। लास्ट टाइम ये सीईओ पूछे गए थे जब, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग की तरह पूछे गए थे। उसमें आपको एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई और भी कई सारे बैंक, आईसीआईसीआई भी था शायद, और 4 दे दिए थे पर्सन्स के नाम, और उसमें मैच द फॉलोइंग करवा रहा था कि इसमें से कौन सा पर्सन किस बैंक का सीईओ है। तो करंट में जो अभी सीईओ हैं अपनी प्लेस को होल्ड करें, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं, इनका नाम है शशिधर जगदीशन।
एक्सिस बैंक के सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी, एसबीआई के चेयरमैन का नाम है दिनेश कुमार खारा, और सीईओ जो नीति आयोग के हैं इम्पॉर्टेंट हैं बीवीआर सुब्रमण्यम इनका नाम है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। रेलवे मिनिस्टर पूछा गया था, कौन है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें पीयूष पटेल पे कंफ्यूज होंगे, बट एक्चुअल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अश्विनी वैष्णव, याद रखना है आपको बॉस, ठीक है। मुद्रा राक्षस के लेखक पूछे गए थे, कौन है? तो आपको ऑप्शन ए या बी में कन्फ्यूजन हो सकती है, बट इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो मुद्रा राक्षस रिटन बाय ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ विशाख दत्त के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मंकी पॉक्स डिस्कवर्ड इन। सबसे पहले मंकी पॉक्स की डिस्कवरी 1958 में हुई और ये डेनमार्क जो सिटी है वहाँ पर ये पाया गया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो फर्स्ट टाइम इसको केरला में देखा गया था, और ये लास्ट ईयर की बात है जब ये करंट में चीज़ चल रही थी, न्यूज़ में चल रही थी चीज़ें, और वहीं से क्वेश्चन उठा था, हमने इस पर क्वेश्चन पहले करवा दिया था। तो चलिए अब यहाँ पे हम डाइस के क्वेश्चन भी देखिए पूछे गए थे आपसे, ठीक है। डाइस का भी क्वेश्चन एक पूछा गया था, आप अगर रीजनिंग की क्लास देखोगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ये एक आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपसे बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है अगर 10% पर कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है 2 साल के लिए, तो आप कहोगे 10% से 2 साल के लिए मतलब हो जाएगा 20%, और 20% अगर हम 6000 का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 1200 रुपये आंसर होने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सीआई का भी क्वेश्चन आया था तो ध्यान रखेंगे, सीआई के भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। ये आपसे सीएम के बारे में भी पूछा गया था कि चीफ मिनिस्टर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन है। तो अभी मैंने जो प्रेजेंट में है वो आपको बताया है, उसका आंसर यहाँ पे आपको याद रखना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू होने वाले हैं। सीएम हुआ, गवर्नर हुआ, ऐसे सभी कुछ हमने अपनी जो ई बुक में जो हम करंट अफेयर्स की दे रहे हैं उसके साथ में, ई बुक के साथ में ही, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें कवर अप मिलेंगी। सब्सिडियरी अलाइंस की बात करें तो सब्सिडियरी अलाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लाया था, तो ये भी हमने करवाया था और पूछा भी गया था ये प्रीवियस ईयर जो सीयूटी का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये जो सब्सिडियरी अलाइंस का कॉन्सेप्ट है ये वेलेज़ली, लॉर्ड वेलेज़ली लेकर आए थे, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो कौन सा मेटल है जो नहीं पाया गया था? तो आयरन, गोल्ड, ब्रॉन्ज या ऑल। तो अधिकतर लोग यहाँ पे गोल्ड टिक करके आएंगे, बट एक्चुअल आंसर इसका हो जाएगा आयरन। आयरन वो ऐसा धातु है जो नहीं पाया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उसका साक्ष्य, उसका जो कहते हैं ना कि वो जो साक्ष्य होता है, एविडेंस होता है, वो नहीं मिला था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयरन का कोई भी यहाँ पे एविडेंस नहीं था। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी पूछी गई थी आपसे, तो ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो ये जो डिगबोई है ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आसाम की ये रिफाइनरी है, आपको याद रखना है। पॉपुलेशन सेंसस से क्वेश्चन बना था, तो पूरी डेडिकेटेड वीडियो पॉपुलेशन की जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने करवा रखा है, जीके की प्लेलिस्ट में आप खोज लेना, ठीक है। तो पॉपुलेशन सेंसस की बात करें कि कितने साल के गैप में होता है ये, तो ये जो जनगणना होती है ये आपकी 10 साल के गैप में होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 2011 में हुई थी, फिर 2021-22 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। आयरन ओर, इसमें से कौन सा आयरन ओर है आपसे ये पूछा गया था। तो बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का आयरन ओर है, बट यहाँ पे अगर हम हेमाटाइट की बात करें तो ये आपका ओर है किसका? आयरन का। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। आगे हम बात करें कि सूज कैनाल जो है वो क्या कनेक्ट करती है, किसको किससे कनेक्ट करती है? रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से, रेड सी को पैसिफिक ओशन से, रेड सी को इंडियन ओशन से, या फिर किसी भी पोर्ट को कनेक्ट नहीं करती है, कुछ भी कनेक्ट नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे तो सूज कैनाल जो है वो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कैनाल है, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है? ये जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है ये, तो ये गुजरात में, लोथल में,
हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में, तो याद रखना है जो राखीगढ़ी ये साइट है ये आपको हरियाणा में देखने को मिलती है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे हम देखें तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी कहाँ पे हुई थी, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, चारों का प्लेस, चारों में जो प्रेसिडेंट था, जो राजा था, उन सभी का नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट की बात करें हम तो आपको याद रखना है राजगीर में ये प्लेस का नाम है जहाँ पर आपको ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है कि 4 को इन्होंने 14 बोला है, 3 को इन्होंने 7 बोला है, 8 को क्या बोलेंगे हम ये बताना है और ऑप्शंस हमारे स्क्रीन पर है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और फिर यहाँ पे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, अपना दिमाग लगाइए कि ये कैसे बना, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा तो आपको लगेगा कि भाई कितना ईजी करवा रहे हो सर आप, है ना। तो जब आपके सामने चीज़ आ जाती है तो वो आपको ईजी लगेगी, जब खुद से आप करोगे तब आपको चीज़ें जो है वो पता चलती हैं कि आप कितने पानी में हो। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके, क्लास को पॉज करके कोशिश की होगी लगाने की, और जिन्होंने कर लिया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं कर पाए तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे लगता है। तो देखिए 4 को 14 लिखा गया है, 14 किसके आसपास है, तो 16 के आसपास हम कह सकते हैं। 16 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है, मतलब 4 का स्क्वायर करके -2 तो नहीं हो रहा है कहीं, यही चीज़ हम इसमें चेक करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करके -2 करेंगे तो 7 क्या आ रहा है, अगर आ रहा है तो येस यू कैन अप्लाई इन थर्ड ऑल्सो। बट आपको ये नहीं करना है कि अगर आपने फर्स्ट वाले में चेक किया और दूसरे वाले में चेक ही नहीं किया, जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो उसको आप ये सेकंड वाले में भी चेक करोगे कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अब तो इजी हो गया, 8 का स्क्वायर करेंगे आप, 8 का स्क्वायर -2 दैट इज़ 64 की जगह पे 62 आंसर आएगा, ठीक है। 64 - 2 62 स्क्वायर करके हमने -2 किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत ईजी है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसमें आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लेते हो और उसमें रहता चुन्नू भर का भी नहीं है ना। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश करिए, अगेन वही क्लास को पॉज करके। सो आई होप आपने अपनी कोशिश की होगी और आंसर भी मिला होगा। देखो 3 4 5 से क्या है, कुछ नहीं, जो बीच वाला टर्म है 4 उसको हम पहले लिखेंगे, फिर फर्स्ट वाला टर्म और फिर लास्ट टर्म। जो बीच वाला टर्म है वो हमने पहले लिखा, 6 जो फर्स्ट वाला है उसको सेकंड में कर दिया और 7 को लास्ट में। मतलब जो बीच वाला है 0 हम उसको लिखेंगे पहले, जो फर्स्ट में है उसको सेकंड पे लिखेंगे और 8 वाले टर्म को इस तरीके से। तो 098 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इधर उधर हमने अल्टा पिल्टा किया है और आंसर मिल गया है, अल्टी पल्टी दे घुमा के, ठीक है। तो आपको इस तरीके के भी क्वेश्चंस से अवेयर रहना है और ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे। ये अगेन एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 225 को 16 लिखा गया है, 361 को 20 लिखा गया है, तो ये 1600 को क्या लिखा जाएगा। तो अगर आप देखो इसमें पहले वही चीज़ करो कि यार देखो क्लास को पॉज करके अपना करने की कोशिश करो, बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, कितना सोच पाते हो, ये भी आप देखेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पे चीज़ें नहीं हो पाएंगी, बिकॉज़ ये रीजनिंग है, ये जीके नहीं है कि आप के रटने से हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी और उतना इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा, कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बसे रहेंगे, क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ में आएगा कि हाँ भाई ये 225 तो 15 का स्क्वायर है, दैट मीन्स इसमें 16 लिखा है तो +1 करके तो नहीं, मतलब जिसका स्क्वायर है वो और +1 करके आंसर। 361 देखें अगर हम तो ये 19 का स्क्वायर है, +1 करके आंसर, इसका मतलब ये 1640 का स्क्वायर है, +1 करके 40 + 1 दैट इज़ 41 आंसर हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने हैं। रीजनिंग आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आ रही है तो इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको कवर करनी है, 1 बाय 1 सारी क्लासेस करनी है, डेफिनेटली आपको जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ई बुक आप ले सकते हो, ई बुक में हमने ऐसे सभी पैटर्न्स कवर कर रखे हैं जिसमें अगर आपका कल भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है और आज भी अगर आप उस ई बुक को लगा लेते हो, डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन रीजनिंग। और एप्टीट्यूड का भी उसमें हमने सब कुछ कवर कर रखा है। तो रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड या कमर्शियल मैथ्स या फिर आप कंप्यूटर कह लो, ये सभी का जो कंटेंट है वो हमने उसमें दे रखा है।
प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर और वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। 2 मास्टर वीडियोस भी उसमें दी जा रही हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अभी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये इस तरीका एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि इफ़ ट्री इज़ कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज़ कॉल्ड येलो, येलो इज़ कॉल्ड ब्लैक, देन ग्रास का कलर क्या होगा। तो आप कहोगे ग्रीन तो होगा सर ग्रास का, बट हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, ट्री या फिर येलो या ब्लैक। तो देखो डायरेक्ट इसमें देखना है, ग्रीन होता है ग्रास का कलर, तो ग्रीन को क्या बोला गया है, येलो, इट मीन्स येलो आंसर हो जाएगा। कुछ भी सोचना समझना नहीं है, जो आपका करेक्ट आंसर है उसको कॉल्ड करके बोला क्या गया है वही आपका इसमें आंसर बनेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डील करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए x और y को बोला गया है कि 2/3 रेशियो में दिए हुए हैं। तो ये x² अपॉन y² अपॉन x² माइनस y², x² प्लस y² अपॉन x² माइनस y² निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है, x की जगह पे 2 रख देना है, y की जगह पे 3 रख देना है। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स 13 अपॉन -5 यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डायरेक्ट बस एक्स वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे रखवा सकता है और आंसर्स आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना है। ये देखिए ये एक क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है, मतलब थोड़ा सा बड़ा क्या, इसमें आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है तो ये टाइम लेगा। देखो एक बैग है, उस बैग में 1 रुपये के भी सिक्के हैं और 2 रुपये के भी सिक्के हैं। जितने सिक्के हैं उनको अगर हम टोटल करें तो टोटल 250 सिक्के हैं और रेशियो दे रखा है कि 12:13 में, मतलब अगर 12 1 रुपये के सिक्के हैं तो 13 जो है ये 2 रुपये के सिक्के होंगे। ये रेशियो दे रखा है और हमसे पूछा गया कि 2 रुपये के कॉइन कितने हैं टोटल। ठीक है, ये तो 13 तो रेशियो दिया है ना, लेकिन टोटल कॉइन पूछना है क्योंकि टोटल कॉइन 250 है और उसमें से 2 रुपये के कॉइन कितनी है ये बताना है पहला क्वेश्चन। दूसरा है कि टोटल अमाउंट कितना होगा, जो 2 रुपये के जितने कॉइन हैं उनको अगर हम काउंट करें तो कितना अमाउंट आएगा। और यहाँ पे पूछा गया कि टोटल अमाउंट कितना होगा अगर हम 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के को गिन लें। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन्स। तो टोटल यहाँ पे देख सकते हो आप 1 रुपये का कॉइन है और 2 रुपये का कॉइन है। ठीक है, 1 रुपये के कितने हैं तो आप कहोगे 12x हैं, x जब रेशियो होता है तो हम x मानते हैं, प्लस 2 रुपीज़ के कितने हैं 13x हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, टोटल आपका कितना दिया हुआ है कॉइन्स 250, तो मतलब हम 25x इज इक्वल्स टू 250 करेंगे तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब x की वैल्यू 10 आ गई, दैट मीन्स 1x के कितने थे 12x कॉइन थे, तो मतलब 1 रुपीज़ के 12 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 120 कॉइन आपका आंसर बनेगा। सिमिलरली 2 रुपीज़ के कितने कॉइन थे 13x, तो मतलब आपका 13 इंटू 10 करोगे आप तो आपका 130 कॉइन्स किसके 2 रुपये के, और 120 कॉइन्स 1 रुपीज़ के हो जाएंगे। ठीक है, तो x इज़ इक्वल्स टू 10 आया है। यहाँ पे टोटल अमाउंट पूछ रहा है, तो जब 1 रुपये के 120 सिक्के हैं और 2 रुपये के 130 सिक्के हैं, 1 रुपये के 120 सिक्के हैं और 2 रुपये के 130 सिक्के हैं, तो 1 रुपये के 120 कॉइन्स आपको देंगे 120 रुपये, 2 रुपये के 130 कॉइन्स आपको देंगे 260 रुपीज़। दैट मीन्स कि उस बैग में 380 रुपीज़ टोटल हैं। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड द अमाउंट दैट ₹2 कॉइन होल्ड, मतलब 2 रुपये के सिक्के जितने हैं उनको हम अगर काउंट करें तो कितना रुपए हो जाएगा, तो आप कह सकते हो ये देखो 260 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा और इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इफ़ राज सेल्स एन आयरन फॉर 400 रुपीज़ गेनिंग 1/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द गेन %। यदि राज एक लोहे को 400 रुपये में बेचता है तो इसका लागत मूल्य का 1/4 कमाई करता है, फ़ायदा उसको होता है, प्रॉफिट होता है, लागत मूल्य का 1/4 हिस्सा। तो लाभ प्रतिशत इसमें ज्ञात करना है, बताना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CP को मान लीजिए आप x। ठीक है, तो SP कितना बनेगा, SP कितना बनेगा, जितना CP था हमने x माना था, और प्लस उसको जो
प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नहीं, यहाँ पे SP दिया हुआ है कि 400, SP हमारा दिया हुआ है 400 और CP हमारा दिया हुआ है X, ठीक है। और गेन परसेंट कितना दिया हुआ है, गेन यहाँ पे अगर हम बात करें रुपीज़ में तो गेन दिया हुआ है कि भैया 1/4 ऑफ X जो है वो गेन है। 1/4 ऑफ X क्या, 1/4 ऑफ X इसलिए लिखा क्योंकि इसमें लिखा है कि 1/4 हिस्सा किसका, लागत मूल्य का, जो कि CP है, और CP का लागत मूल्य क्या है, X। तो गेन कितना हुआ, 1/4 X। अब आप बताओ, SP यहाँ पे 400 है, हमको पता है कि गेन हमें इतना हो रहा है और लागत मूल्य हमारी इतनी है। मैं आपको बोलूँ कि आप कोई सामान 400 रुपये में लाए हो, आप चाहते हो 200 का प्रॉफिट हो, तो आप सामान को कितने में बेचोगे? आप कहोगे सर सिंपल बात है, 400 प्लस 200 600 में बेचूंगा, ये क्या पूछ रहे हो? मैं कहूँगा भाई वही तो मैं बता रहा हूँ इसमें कि आप देखो लागत मूल्य आप X रुपीज़ थी, 400 में आप सामान लाए या X रुपीज़ में आप सामान लाए, इसको आप बेच रहे हो कितना में, फ़ायदा में। कितने फ़ायदे में, 1/4 ऑफ X, 1/4 हिस्सा किसका, लागत मूल्य का, जो X रुपीज़ में सामान लाए। तो जब ये लागत मूल्य और गेन जितना चाहिए, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, SP मिलेगा, जो कि आपको विक्रय मूल्य दिखाएगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से अब इसका सॉल्यूशन होगा। हमने CP मान लिया X, SP जो हमने बताया आपको पूरा डिटेल में कि X + 1/4 X करेंगे, और इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, 1/4 ऑफ X = 400। अब इसमें आप X की वैल्यू फाइंड करोगे, X की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो आएगी 320 रुपये, ठीक है। अब जब 320 रुपये आ जाएगी तो ये आपका क्या आ जाएगा, CP। अब CP आपकी 320 है और SP आपका 400 रुपये है। आप कहोगे कितने का फ़ायदा हुआ, 80 रुपये का फ़ायदा हुआ। बट यहाँ पे परसेंट में पूछ रहा है, तो परसेंट में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट या लॉस होता है वो लिखेंगे। नीचे अब जो है CP जो है वो लिखते हैं हम, तो CP हमारा 320 रुपये हमने लिख दिया और गुणे 100 करते हैं, इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 25% आंसर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे 25% बनने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बाय सेलिंग 100 पेन्स मोहन गेन्स SP ऑफ 40 पेन्स, फाइंड हिज गेन परसेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप सभी को पता है। अगर यहाँ पे गेन दिया है तो आपको क्या करना है, और लॉस दिया है तो आपको क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए कि गेन कब होता है, जब हमारा SP CP से बड़ा होता है, और लॉस कब होता है, जब हमारा CP बड़ा होता है SP से। 400 में सामान लाए CP, 600 में बेचा SP, प्रॉफिट हो रहा है 200 रुपये का। अब यहाँ पे देख रहे हो ना SP बड़ा है। बट यही अगर भाई 500 में सामान लाए, बेचा आपने 400 रुपये में, तो 100 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। और ऐसे केस में CP बड़ा है SP छोटा है, ठीक है। अब ये क्यों बताया, देखो SP की अगर हम बात करें तो आप लिखोगे CP प्लस गेन, ठीक है। SP की बात करें तो आपको पता है कि CP प्लस गेन यहाँ पे फुल फॉर्म इसका होता है। और लॉस की बात करें तो क्या होता है, लॉस की बात करें तो क्या होता है, लॉस की बात में क्या होता है, हमने देखा CP बड़ा होता है, तब होगा CP माइनस SP = लॉस, ठीक है। और जब आप SP माइनस CP करोगे तब आपका क्या होगा, गेन होगा। अब क्योंकि इसमें दिखा है कि गेन परसेंट, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, SP माइनस CP ऑफ = गेन। तो देखो SP माइनस CP = गेन। अब ये आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आपको लिखा हुआ है कि 100 पेन्स बेचने पर उसको 40 पेन के बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितने के बराबर, SP ऑफ 40 पेन्स। तो देखो यहाँ पे गेन हमने लिख दिया है, गेन = के इधर है, हमने देखो = के इधर गेन लिख दिया है। कितना उसको प्रॉफिट हुआ है, 40 पेन के SP के बराबर प्रॉफिट हुआ है। अब कितने पेन बेचने पर, तो 100 पेन बेचने पर, तो मतलब SP ऑफ 100 पेन जितना था माइनस CP ऑफ 100 पेन जितना था, उसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमें गेन परसेंट मिलेगी, SP माइनस CP ऑफ गेन परसेंट। ऑल्दो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में हम ये इक्वेशन बनाएंगे। CP ऑफ 100 कहाँ से आया भाई, कॉमन सी बात है, आप कोई सामान
बेच रहे हो, आप कोई लाए हो, जैसे 100 पेंसिल आप लाए हो, ठीक है, और आप बेच रहे हो कितने में, 200 में, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो ये कंपेयर करने के लिए आप देखोगे कि आप कॉस्ट प्राइस कितना था उन 100 पेंसिल का, लाए कितने में थे। तो इसीलिए हमने अगर 100 पेंस बेच रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर उसमें से हम अपना जो लगा हुआ, अपनी जेब से जो खर्चा हुआ है उन 100 पेन के लिए, वो माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ तो दे रखा है 40 पेन के बराबर प्रॉफिट हुआ है। बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे यहाँ पे देखो CP है और इसके साथ SP है, तो CP जो है वो CP वाले के साथ सॉल्व होगा और SP SP वाले के साथ सॉल्व होगा। मतलब क्या, जैसे SP 100 आप कर लो, ये SP 40 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, SP 40 इज इक्वल्स टू ये CP 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब हम माइनस कर देंगे क्योंकि इसके जो वेरिएंट्स हैं वो सेम है, SP SP, तो 100 SP में से 40 SP जाएगा, बचेगा कितना, 60 SP, तो 60 SP बराबर 100 CP। अब यहाँ पे आप SP अपॉन CP इस फॉर्म में लिख लो, तो 100 अपॉन 60 बनेगा। इसको आप कट करोगे 25 जा 23 जा जाएगा। अब अगर SP आपका 5 है और CP आपका 3 है और गेन परसेंट पूछ रहा है, तो गेन परसेंट कैसे निकालेंगे, SP हमारा 5 है और CP हमारा 3 है, तो आप देख रहे हो कितने का प्रॉफिट, 2 का। हमेशा किस पे निकालते हैं परसेंटेज गेन या लॉस की, तो CP पर, तो CP नीचे लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। अगर आप ये जो हमारे सेशंस हैं एप्टीट्यूड की क्लास में लगे हुए, सारी क्लास देखोगे तो उसमें मैंने ये फार्मूला भी बता रखा है, और जिन्होंने देख रखा है तो उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 200 अपॉन 3 इसको हम सॉल्व करेंगे तो 66 2/3% आपका यहाँ पे आंसर बनने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट प्राइस शुड रतन मार्क ऑन अ फैन विच कॉस्ट हिम 3000 सो एज टू गेन 20% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो इसमें कह रहा है कि आप कोई सामान लाए, एक फ़ैन लाए, एक पंखा लाए 3000 रुपये का, उसमें आप चाहते हो कि 20% का आपको प्रॉफिट हो, और आप ये भी चाहते हो कि आप इस 3000 के पंखे को इस कदर बढ़ा के प्राइस बताएं कि आप उस प्राइस पे अगर 10% का डिस्काउंट भी दे दें तो भी आपको 20% का फ़ायदा हो। ऐसे में क्या करना है, पहले हमारा जो बेस अमाउंट है 3000, उसका हमको जितना फ़ायदा चाहिए, कितना फ़ायदा, 20% फ़ायदा चाहिए, तो 100 + 20 120% निकालेंगे। ये कैसे आया, तो मैंने आपको बोला है, आप सारी क्लासेस देखिए, मैंने उसमें बता रखा है। प्रॉफिट जब होता है तो हम 100 प्लस जितना भी दिया हो XYZ 10 20, जितना यहाँ 20 दिया है तो हमने 20 कर दिया अपॉन 100, माइनस अगर लॉस होता तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं 100 - 20, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 80/100। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे कि अगर 3000 रुपये का वो जो फ़ैन है अगर वो बेचना चाहे 20% की प्रॉफिट पर, तो उसको कितने में बेचने चाहिए। तो ये अगर हम कैंसिल करेंगे तो आप कहोगे सर 3600 है ना, ये ज़ीरो नहीं कटेगा, 3600 में उसको बेचना चाहिए। ये देखिए SP जो है सेलिंग प्राइस, उसको 3600 में तो बेचना ही बेचना है क्योंकि उसको 20% का प्रॉफिट चाहिए। अब ये 36% आपका अगर आप दूसरे नज़र से देखोगे, आप कहोगे सर ये वो अमाउंट है जो कि उसने, जैसे कि 3000 रुपये का था कोई पंखा, उसने उसको बढ़ा चढ़ा के उस पर दाम बताया, कुछ दाम बताने के बाद उसने 10% का डिस्काउंट दिया और वो सामान 3600 में दे दिया। ऐसे में अगर वो काउंट करे तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो हमें ये अमाउंट है ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे सपोज़ मान लो कि जो है X रुपीज़ था, X रुपीज़ में उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो उसकी जो वैल्यू बनी वो 3600 रुपये बनी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि X का 90% बराबर है 90%। क्यों, क्योंकि X का 10% वो डिस्काउंट दे रहा था ना, ये X क्या है, MRP है, उस पर 10% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट का मतलब है घटेगा, और घटेगा का मतलब है कि हम 100 - 10/100 लिखेंगे। तो ये 90/100 लिखा गया है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे 90/100 जब लिखा हमने, तो आप कहोगे इसको बराबर कितने के करेंगे, जितना हमने यहाँ पे बेचा है।
3600 में। इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 9 4 जा 36 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 4000 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो वो जो MRP है, आप 3000 का कोई पंखा लाए, आपने उसको बताया कि भाई 4000 का है, पर आप बोलते हो यार तुम तो मेरे रिश्तेदार हो, गली मोहल्ले के हो, 10% तुमको मैं डिस्काउंट देता हूँ, कुछ प्रॉफिट नहीं लूँगा, नॉर्मल आप 3600 में ले जाओ इसको। बट रियली में तो आपको पता है ना कि कितने परसेंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है, और आपने अपनी इमेज भी बना ली कि हाँ भाई हम तो मतलब फुल डिस्काउंट देते हैं, बढ़िया एकदम। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दुकानदारी होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट करना आप सीख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रवि और करती, यहाँ पे 3500 रुपये रवि लेता है और 4000 रुपये करती लेती है 2.5 साल के लिए, और ये जो करती है ये 150 रुपये ज़्यादा जो है पे करती है रवि से। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे में आप सभी को पता है कि जो फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, तो ये जो PRT/100 है, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। P की जगह पहले आप 4000, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट लिया है तो पहले जो ज़्यादा अमाउंट है हम वो रखेंगे 4000, इंटू R की वैल्यू में फाइंड करनी है तो कुछ नहीं रखेंगे। T की जगह पे आप ये रखोगे 2 2 जा 5 है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ये 2 होल 1/2, तो इसको 5/2 लिख सकते हैं ना। तो इसको आप 5/2 करके ऐसे लिखोगे और 100 यहाँ पे होगा इंटू में, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये जो एक लिखा हुआ है, इसको अगर मैं आपको सही से लिख के बताऊँ तो ये इस तरीके से लिखा गया है, 4000 इंटू R इंटू 5/2 इंटू 100। ठीक है, माइनस सिमिलरली 3500 इंटू R इंटू 5/2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू आपकी आ जाएगी और वही आपका 12% आंसर बन जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूलधन 2 वर्ष में 1260 रुपये हो जाता है और 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाता है, तो ब्याज दर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है क्या होगा। अब देखो इसमें डायरेक्ट देखो, आप 2 साल में ये हो रहा है 1260 रुपये और 5 साल में ये हो रहा है 1350 रुपये। अगर आप कहोगे इसका डिफरेंस लोगे तो आप कहोगे सर 3 साल में ये 90 रुपये तक बढ़ रहा है। 3 साल में 90 रुपये, इसका मतलब है कि 1 साल में 30 रुपये और 2 साल में 60 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, तो 2 साल में 60 रुपये बढ़ रहा है का मतलब, अगर अमाउंट दिया है टोटल की 2 साल में अमाउंट 1260 हो गया है और आप कह रहे हो 2 साल में 60 रुपये बढ़ रहा है, तो आप कहोगे कि इसमें हम 60 अगर माइनस कर दें तो हमारा जो ओरिजिनल अमाउंट है वो आ जाएगा कि 1200 रुपये हमारा था, बट 2 साल बाद उस पर 60 रुपये का इंटरेस्ट लग गया, तो वो अमाउंट देखिए यहाँ पे 1260 पहुँच गया। तो हमने जो प्रिंसिपल है वो निकाल लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1200 रुपये है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो कैसे रखेंगे, यहाँ पे 60 रखा है, क्यों? क्योंकि 2 साल में हमको 60 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमने 60 रखा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। ठीक है, तो इसलिए हमने 60 रखा। तो हम रखेंगे अब SI की जगह, सिंपल इंटरेस्ट की जगह 60 बराबर 1200 रुपये, ये हमारा बेसिक जो अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटू R और इंटू R तो हमें फाइंड करना है, हाँ ठीक है, और T की जगह पे क्या रखेंगे 2, क्यों? क्योंकि ये 2 साल का है ना सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए हम T की जगह पे 2 रखेंगे अपॉन 100। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो 60 इज इक्वल्स टू 1200 इंटू 2 इंटू R अपॉन 100। तो हम यहाँ पे 60 इंटू 100 अपॉन 1200 इंटू 2 करेंगे और फिर यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो आपके सामने ये R की वैल्यू 2.5% तक बनेगी। ठीक है, सो इस तरीके से हमने आज कुछ कॉन्सेप्ट सीखे और आई होप आपको समझ में आया होगा। है आगे हम देखें तो एलोरा केव्स आर रिलेटेड टू, तो एलोरा केव्स किससे रिलेटेड है, तो ये हिंदू से भी रिलेटेड है, ये बुद्धिज़्म से भी रिलेटेड है और ये जैनिज़्म से भी रिलेटेड है या जैन्स से भी रिलेटेड है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी द्वारा ये एलोरा केव्स का निर्माण किया गया था और आपको ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलती है।
इसमें अगर हम बात करें बुद्धिस्ट केव्स की, तो 12 बुद्धिस्ट केव्स आपको देखने को मिलती हैं। 1 से 12 जो हैं वो बुद्धिस्ट केव्स हैं सबसे पहले। उसके बाद 13 से जो 29 तक हैं, 29 तक है, ये आपकी हिंदू केव्स हैं, मतलब 17 हिंदू केव्स हैं। इसी तरीके से आगे आपका 5 जैन केव्स देखने को मिलती हैं 30 से 34 तक। टोटल 34 गुफाएं हैं, 12 बुद्धिस्ट केव्स हैं, 17 हिंदू केव्स हैं और 5 जैन केव्स हैं। ध्यान रखना है, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र में आपको ये एलोवेरा गुफाएं देखने को मिलती हैं। हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तीनों से रिलेटेड है। सेम चीज़ आपकी हिंदी में कि एलोवेरा की गुफाएं किससे संबंधित है, तो हिंदू, बौद्ध और जैन राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित करवाया गया था और औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलती हैं ये एलोरा की गुफाएं। बौद्ध गुफाएं 12 हैं, 1 से 12। उसके बाद हिंदू की गुफाएं 17 हैं, 13 से 29। और फिर है यहाँ पे आपकी 5 जैन गुफाएं जो कि है 30 से 34। अपना क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है, इफ़ L इज इक्वल्स टू 12 दिया है, K इज इक्वल्स टू 11 दिया है, तो O इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो L की प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 12 और K की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 11। प्लेस वैल्यू क्या, प्लेस वैल्यू मीन्स A की 1, B की 2, C की 3 ऐसे करके। तो L की वैल्यू 12 आती है, K की वैल्यू 11 आती है। इसका मतलब हमें O की ही प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो M 13, N 14, O 15, तो O 15 आता है। दैट मीन्स C यहाँ पे आपका आंसर बनेगा। जो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होता है। कभी कभी अपोजिट पेयर्स का भी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू का यूज़ हुआ है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है PQRS। तो आप देख सकते हैं PQRS को लिखा गया है SNUP। तो LKMW को क्या लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसमें आप देखो कई तरीके से सोचना पड़ेगा आपको, ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। आपको हर एक पैटर्न पता होना चाहिए तभी आएगा। अब देखो इसमें P के बाद QRS तो +3 हुआ है। अब Q के बाद RST आना चाहिए +3 होके, बट नहीं N आया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं उल्टा हुआ हो, -3 हुआ हो। तो अब आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि N के बाद OPQ या Q में अगर हम -3 करेंगे तो N आ जाएगा। Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17। 17 में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, जो कि N की प्लेस वैल्यू है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि इसमें +3 -3 फिर अगेन +3 और -3 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। तो हमारी LKMW, तो इसमें अगर हम देखें आंसर क्या होगा इसका, अगर हम इसमें देखें तो +3 करेंगे तो L के बाद MNO। ठीक है, आई नो J10 K की वैल्यू कितनी होती है 11, और 11 यहाँ पे हमने +3 किया था, यहाँ पे हम -3 करेंगे। दैट मीन्स 8 आएगा, और 8 किसकी वैल्यू है H की। M की प्लेस वैल्यू 13 + 2 कितना आ जाएगा 15, और 15 किसकी वैल्यू है O। तो -3 +3 -3 अगेन +3 करेंगे। W के बाद XYZ, तो OZ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आंसर मैंने लिख रखा है कि +3 -3 +3 -3 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। हो सकता है +3 +3 +3 +3 +3 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ होता, हो सकता है -3 -3 -3 -3 -3 का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ होता। ये तो आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल पाएगा और प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्लीट द सीरीज। इसमें आपको ये सीरीज़ दी हुई है और इसको कंप्लीट करना है। गाइस अगर फैमिली में नए हो तो फैमिली को आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा सकते हो। ये सारे के सारे एफर्ट्स, सारी की सारी प्लेलिस्ट, सारे के सारे कोर्सेज, ई बुक, सब कुछ आपके लिए ही हमने पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत और पूरी ऑनेस्टी के साथ बनाए हैं। पिछले 2 साल से प्रिपरेशन करवाते आ रहे हैं और इस बार भी वही एक ही टारगेट है कि आपका सिलेक्शन। बस आप मेहनत करो, सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा, यही कहेंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप तो फ्रीडम आपके पास है ही।
तो जैसे माना है, जहाँ से माना है वहाँ से पढ़ो, बट रिलेवेंट कंटेंट को ही पढ़ो, तभी सिलेक्शन मिलेगा। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द डे आप कहोगे कि सर कुछ भी पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं बहरहाल जो आंसर होगा वो होगा 30। कैसे 0 से आया, कैसे 2 आया, कैसे 6, 12 और 20 आया। तो अगर हम डिफरेंस देखें, देखो मैं जो एक नॉर्मल स्टूडेंट सोचेगा ना, उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपको भी यही ख्याल आएगा, और फिर उसके बाद कैसे आपको अपने दिमाग को मोल्ड करना है वो यहाँ पे देखो। गैपिंग देखें तो 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, दिख रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब इसके बाद यहाँ पे किसका गैप होगा? 10 का। मतलब 0 में +2 किया, 2 में +4 किया, +6 किया, +8 किया, तो हम +10 करेंगे, दैट मीन्स 30 यहाँ पे आंसर आएगा। ऐसे भी 30 आ गया। ठीक है, और एक और मेथड है, 1 का स्क्वायर -1 कितना आएगा? 0। 2 का स्क्वायर -2 कितना आएगा? 2। देखो 2 आया। फिर अगेन 3 का स्क्वायर -3 कितना आएगा? 6। 4 का स्क्वायर -4 कितना आएगा? 12। और 5 का स्क्वायर -5 कितना आएगा? 20। दैट मीन्स इसके बाद किसका आएगा? 6 का स्क्वायर -6 इज इक्वल्स टू 30। तो इस तरीके से भी देखो 30 आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो गोवा पणजी से रिलेटेड है, तो उत्तर प्रदेश से इसमें से कौन सा रिलेटेड है? ये इजी क्वेश्चन है, सभी लोग बता लोगे कि सर लखनऊ यहाँ पे रिलेटेड है। तो समटाइम्स आपका जीएस का क्वेश्चन उठा के रीजनिंग वाला टाइप बना के इस तरीके से दे देता है। ठीक है, तो अवेयर रहना है थोड़ा सा आपको। आंसर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये है जैसे कि प्रशांत भूषण एक लॉयर हैं, तो रविशंकर क्या है? एक लीडर हैं, एक म्यूजिशियन है, एक डॉक्टर है, या फिर एक म्यूजिशियन है। 2 बार रिपीट कर दिया है, तो आप कहोगे सर म्यूजिशियन ही होगा। तो यस, रविशंकर एक म्यूजिशियन है, सितार प्लेयर है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। प्रशांत भूषण भी याद रखना है, एक लॉयर है। नेक्स्ट हम देखें तो ये अगेन एक सीरीज का क्वेश्चन है। आंसर आपने देखा 25, बट कैसे? देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहोगे सर ये 9 है, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर, ये 7 है, 7 का स्क्वायर, ये 6 है, 6 का स्क्वायर, ये 5 है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स जाहिर सी बात है 5 का स्क्वायर बनेगा। 25 आंसर हम लगाएंगे और इस क्वेश्चन से आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।